गुड मॉर्निंग। मैथ स्टडी क्लासेस से मैं शिवशंकर आप लोगों के सामने एक नई योजना के साथ उपस्थित हूँ। चूँकि पीछे हमने जो कक्षाएं प्रारंभ की थी उन कक्षाओं में बच्चों का इतना इंटरेस्ट नहीं था कि बहुत ही मन से, क्योंकि छुट्टियां थी और बच्चों को ये विश्वास था कि स्कूल खुलेगा, और उस बात को ध्यान में रखते हुए बच्चों ने उतना इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन हम अब एक नई क्लासों की शुरुआत आज से करेंगे और इसमें जो है बिल्कुल नए कोर्स के साथ हम नई क्लासें प्रारंभ करेंगे। और सभी बच्चों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक जुड़ें हमारे चैनल से और अधिक से अधिक क्लासें प्राप्त करें। तो इस वाले में हम वहाँ से क्लासें लेंगे जो हमारे कोर्स के लिए सबसे सटीक होगा, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान अप्रैल और मई का टाइम आपका निकल गया और जुलाई में भी निकल जाएगा। अब स्कूल कब खुलेगा, हो सकता है अगस्त में खुले आपका, तो उतना कोर्स आपका कम किया जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारा सिलेबस है उसमें से हम वो भाग प्रारंभ करेंगे जहाँ से हमारे कोर्स को बोर्ड लेगा, या लगभग उम्मीद की जा रही यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। तो कुछ बात छोड़ के मैं अध्याय गणित के जो कोर्स का प्रारंभ करूँगा यहाँ पर, जैसे कक्षा 10 के गणित का, क्योंकि बोर्ड के बच्चों की ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो कक्षा 10 के कोर्स का प्रारंभ मैं उसी हिसाब से करूँगा जिस हिसाब से बोर्ड में आने का चांस होगा। जहाँ से प्रारंभ किया जाएगा कोर्स बोर्ड भी शुरू करेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपनी कक्षाओं को प्रारंभ करेंगे। और मेरा सभी छात्रों से विनम्र निवेदन है कि आप घबराएं ना और ना ही परेशान हो, आराम से हमारी क्लासें प्राप्त करें। आप ऑनलाइन घर पर ही प्राप्त करें। लॉकडाउन नहीं है, फिर भी अनलॉकडाउन है, लेकिन सुरक्षित बहुत रहना जरूरी है। विद्यालयों को खोलना बहुत मुश्किल है, काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसलिए आप तब तक अपना कोर्स क्लियर कर लें, पूरा कोर्स कवर कर लेंगे हम लोग। तो देर ना करते हुए प्रारंभ करेंगे और थोड़ा कोर्स पे चर्चा करेंगे। अब हमारा सिलेबस जो है उस पर हम पहले बात करेंगे। तो हमारा कक्षा 10 का जो सिलेबस है उसमें आपके 15 पार्ट हैं, अध्याय 15 हैं टोटल मिलाकर, और जिसमें शुरुआत होती है सबसे पहले आपकी जो पहली शुरुआत है वो होगी आपकी यहाँ से। पहला पार्ट जो है आपका, उसे हम वास्तविक संख्याएं से प्रारंभ करेंगे। पहला पार्ट है वास्तविक संख्याएं। कोर्स आप देख लें पहले। नंबर 1, वास्तविक संख्याएं। नंबर 2, बहुपद। कोर्स देख लें आप। नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। नंबर 4, द्विघात समीकरण। नंबर 5 आपका समांतर श्रेणी। नंबर 6 आपका समांतर श्रेणी 5 तक हो जाएगा आपका। ये जो बीजगणित का पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक लेकर के टोटल आपका 6 जो है त्रिभुज। त्रिभुज 7वां है आपका निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामितीय। और 8वां है आपका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ट्रायगोनोमेट्री मिति का परिचय। और 9वां है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। यहाँ पर हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग सीखेंगे। 10वां जो है आपका, इसके बाद 10वां जो है वृत्त। 11 है ज्यामितीय रचनाएं।
12 है आपका वृत्त से संबंधित, वृत्तों से संबंधित। 13वां पाठ है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और 14वां पाठ है आपका आयतनमिति, वो सॉरी 14वां है सांख्यिकी, सांख्यिकीय, सांख्यिकी केवल की करके लिखा है, उसी हिसाब से मैं लिखूंगा सांख्यिकी। ठीक, सांख्यिकी। और उसके बाद लास्ट है 15वां प्रायिकता। पूरा दिखाई दे रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा पूरा? ठीक है, तो 15 पार्ट हैं आपके यहाँ टोटल मिलाकर। ठीक, यहाँ से ये आपका टोटल सिलेबस का जो है सिस्टम है आपका। अब इसमें हम अगर देखें लॉकडाउन और जो भी कक्षाएं नहीं लगी हैं, हमारे क्लास नहीं हुए हैं, हमारे स्कूल नहीं खुले थे, उस आधार पे अगर हम इसका देखें मेथड, तो 1, 2, 3 भाग जो प्रारंभ वाले हैं ये आपके अप्रैल और मई के सत्र में कंप्लीट होने हैं। जुलाई तक यहाँ से हम कंप्लीट मान लें, तो इन्हें हम तीनों हिस्सों को अभी छोड़ देंगे और बाकी का नीचे का सिलेबस प्रारंभ करेंगे। तो करना क्या है हमें, यहाँ से इस वाले हिस्से को छोड़कर हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे, या फिर कहीं से भी कोई भी पार्ट प्रारंभ कर लेंगे। किसी पार्ट का कोई लिंक नहीं है, किसी प्रकार की कोई जॉइंट नहीं, ऐसा नहीं कि शुरू से ही पढ़ें यहाँ से पढ़ें। लेकिन बच्चों की ज़्यादातर डिमांड रहती है कि सर शुरू से ही प्रारंभ कीजिए, तो मैं शुरू से ही प्रारंभ करूँगा इस पाठ को। तो द्विघात समीकरण आपका लूँगा यहाँ पर, इसको चालू करूँगा और जो भी बच्चे हैं अधिक से अधिक इसे प्राप्त कर लें। तो आप समझ गए होंगे कोर्स की प्रॉब्लम को, कोर्स की समस्या को क्या है, उसे आप इस तरीके से यहाँ पे मॉडिफाई कर लें, यहाँ समझ लें दिमाग में कि इस तरीके से तो हम लोग यहाँ से द्विघात समीकरण से आज से प्रारंभ करेंगे। और जो भी बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा कक्षाएं प्राप्त करें। इसके लिए आप जो भी है चैनल को हमारे शेयर करिए इस वीडियो को पहले, और चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। पहली कक्षा आपकी यहाँ से, और क्रम से रोज कक्षाएं आपको प्राप्त होगी। और ये हमारा कोर्स जिस तरीके से विद्यालय में या कोचिंगों में चलता है, उसी हिसाब से आपका लगातार चलता रहेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है, किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। तो आप बेफिक्र रहें, निगेटिविटी और दिमाग से निकाल दें कि पढ़ाई होगी नहीं, स्कूल खुलेंगे, सब कुछ होगा। अगर दवा बीमारी है तो उसके साथ दवा भी है, अगर कोरोना है तो कोरोना का इलाज भी उसी के साथ कहीं ना कहीं छुपा होगा, जो समय के साथ मिलेगा, तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो चलिए हमारा पाठ जो है यहाँ पर किताब से देखें तो अध्याय 4 द्विघात समीकरण, अध्याय 4 द्विघात समीकरण। ठीक, तो हम द्विघात समीकरण के बारे में जो भी जानकारियाँ हैं उनको प्राप्त करेंगे। क्या होता है द्विघात समीकरण, उसे पहले पहचानेंगे, इसकी पहचान के बारे में जानेंगे, और जो भी है द्विघात समीकरण से संबंधित हमारा उन सभी चीज़ों को सीखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंग्रेजी में कहते हैं द्विघात समीकरण को, और हिंदी में द्विघात समीकरण। तो पहचान देख लें आप सीधी भाषा में कि यदि, पहले पहचानना बहुत जरूरी, कोई समीकरण ax² + bx
प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ये तो मैंने एक भाषा लिख दी, एक परिभाषा लिख दी जो आपको दिखाई दे रही होगी, आप लोग नोट कर लें इसे। यदि कोई समीकरण किसके रूप में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है तो उसे क्या कहेंगे हम, द्विघात समीकरण कहेंगे। यानी यहाँ पर मैं इसी को ले रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की। ठीक है, यहाँ से अब इसको हम एक एक पार्ट को समझ लें कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, इन चीज़ों को भी हम समझ लें। ठीक, जहाँ ए कोमा बी तथा सी अचर राशियां हैं। कैसी राशियां हैं, अचर राशियां हैं। ठीक, ए बी और सी कैसी राशियां हैं, अचर राशियां। अचर का मतलब आप जानते हैं, चर अचर, ये बातें आपको पता है दोनों। तो अचर राशियां हैं और इनको हम, यानी अचर का मतलब यहाँ पर आप समझ लें, अचर राशियों का मतलब कि कोई अंक होगा, कोई भी हो सकता है, 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। और इन्हें कहेंगे क्या, इसे हम क्या कहेंगे, ए को क्या कहेंगे, अचर राशियाँ होंगी लेकिन कहेंगे क्या, यानी यहाँ पर मैं देखूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में देखूँ, ये तो अचर राशियों की होंगी आपकी, ए बी सी यानी अंक होंगे, ये बात समझ लें आप पूरा पूरा। तो ए क्या है, ए बराबर है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी बराबर है एक्स का गुणांक और सी आपका अचर पद है, ये आप जानते हैं, सी अचर पद। अब चूंकि सभी अचर राशियां होंगी ए बी सी, और यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर के साथ जो भी राशि होगी वो एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाएगी, जो एक्स के साथ होगी वह एक्स का गुणांक कहलाएगी। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके यहाँ पे समझा रहा हूँ, आप इधर देखें कि अगर मैं समीकरण लिख दूँ 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, इस प्रकार का समीकरण लिख लूँ मैं। अब मैं कहूँ इसमें आप पहचानिए कि कौन कौन एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो यहाँ पर हम कहें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक क्या है, और कौन कौन अचर पद हैं, तो आप क्या बताएंगे। सबसे पहले अचर पद समाज इसमें पूरे समझिए कि 5 6 और 1 क्या है, अचर पद। अचर पद कौन है, अचर राशियाँ यहाँ पर क्या हैं, अचर राशियाँ ले लें, पद नहीं कहेंगे, पद तो लास्ट वाला। अचर राशियाँ क्या है हमारी, 5 6 और 1 है, तीनों अचर राशियाँ हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या है, 5 है। ठीक, अगर मैं कहूँ एक्स का गुणांक बराबर क्या कहेंगे आप, 6 है, और 1 क्या है, एक अचर पद है। ठीक, जो किसी का गुणांक नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप इस तरीके से, इस प्रकार का अगर समीकरण कहीं मिले, जैसे मैंने ये लिखा जिसमें एक एक्स स्क्वायर हो, एक एक्स हो, यानी एक्स ना होकर के ए स्क्वायर हो, ए हो, बी हो, कुछ भी हो, इस प्रकार के समीकरण क्या कहलाएंगे, आपके द्विघातीय समीकरण कहलाएंगे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल इसे आप उतार लें पूरा पूरा वीडियो रोक करके, और कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको द्विघात समीकरण के बता रहा हूँ, जिनसे आप द्विघात समीकरण की पहचान सीख जाएंगे और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की, आपकी द्विघात समीकरण की पहचान। तो और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अगर लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ तरह तरह के आपको, 2y स्क्वायर माइनस का 3y और बराबर 0 लिख दिया जाए। केवल आपको ये पहचानने के लिए मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 लिख दिया जाए,
ठीक, बराबर 0। अब आपसे कहें ये द्विघात समीकरण है या नहीं, और एक एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं कि x घात 3 प्लस x प्लस 8 बराबर 0 लिख दिया जाए, तो भी आपको ये समझना होगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। अब पहचानिए, ये वाला आप देखें, भले ही मैंने आपका जो सूत्र लिखा था वो लिखा था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता। अब इससे तुलना करें तो ax की जगह कौन है, x² है, ठीक, और bx वाला यहाँ पर कोई नहीं, bx इसमें है लेकिन यहाँ bx का कोई पद नहीं, तो फिर ये पद कौन सा होगा, जिसके साथ कोई x ना हो, कोई y ना हो, वो c वाला ऑप्शन c पद होगा आपका। तो ये क्या है आपका c के बराबर है, ठीक। अगर इस समीकरण की मैं इससे तुलना करूं तो x² की जगह ax² की जगह ये x² है आपका, और c की जगह क्या है 1 है, लेकिन bx इसमें नहीं है। इस वाले में अगर मैं देखूं, इससे तुलना करूं तो यहाँ पर y भले ही है लेकिन वो तो एक रूप दे दिया गया, y भी हो सकता है, z कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको द्विघात होगा। सबसे बड़ी बात होगी कि एक पद ऐसा होगा जिसके ऊपर क्या होगी, द्विघात होगी, ठीक। अब इस चीज को हम किस तरीके से समझेंगे, यहाँ पर तो जो भी है हमारा उसमें हमें क्या करना है, इस वाले को समझें। इसकी अगर इससे हम तुलना करें तो देखिए बेटा, a के बराबर यहाँ क्या है 4, 1 है, जहाँ कुछ ना मिले वहाँ a के बराबर क्या है 1, और b के बराबर क्या हमारे पास 4 है, और c के बराबर भी क्या है 4 है इस वाले में। तो देखिए ये हमारा मैच कर रहा है उससे, बिल्कुल कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन ये भी और तीनों ही द्विघात समीकरण हैं, चाहे मैच की बात अलग। सबसे बड़ी पहचान ये है कि अगर स्क्वायर वाली कोई भी, आप सीधी सीधी भाषा में समझ लें, पद है और उससे बड़ा घात का कोई और नहीं है, तो वो द्विघात समीकरण की श्रेणी में जाएगा। और समीकरण की पहचान क्या है कि बराबर में बराबर चिन्ह होगा, उसमें बराबर जरूर आएगा, द्विघात वाले बहुपद में बराबर अगर आ जाएगा तो भी वो क्या होगा, समीकरण होगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो इस तरीके के कोई भी समीकरण आपको मिल जाए सभी क्या है द्विघात। ये भी, ये वाला अगर आपको पहचाने तो कोई कहे द्विघात समीकरण है, आप क्या कहेंगे, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कितनी घात है, 3 घात, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, और ये तीनों आपके द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके के समीकरण क्या कहलाते हैं, आपके द्विघात समीकरण। ये पहचान थी, और मैं कुछ और लिख रहा हूँ, आप और समझ लें, क्योंकि तरह तरह के समीकरण आ जाते हैं कभी कभी। मैं एक प्रश्न दे रहा हूँ, आप अपने आप में हल करें सभी लोग। क्वेश्चन है, निम्न में द्विघात समीकरण ज्ञात की करो। नंबर ए मैं लिखे दे रहा हूँ आपका, x प्लस का x² प्लस के 6 बराबर 0। नंबर बी लिख रहा हूँ, x प्लस 1 बराबर 5। नंबर सी लिख रहा हूँ, x/2 प्लस 5 बराबर 1/x, ठीक। अब 3 तरीके के सवाल मैंने लिख दिए, आपको द्विघात समीकरण में पहचानना है या नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे, सबसे बड़ी बात है, पहले वाले को देखिए, फार्मूला वही है कि ax² प्लस bx और प्लस c से अगर हम तुलना करें, अगर ये तुलना हो रही है तो ये द्विघात समीकरण हो। तो पूरे अब इस पहले वाले बहुपद में आप देखें, होमवर्क में कुछ लगा भी लें, लगाएं से देखें कि कर लेंगे या नहीं कर लेंगे पहले, तब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो पहले वाले पद में आप देखिए कि इसमें पहले सवाल में x² है, इससे बड़ी कोई घात नहीं, और बराबर भी चिन्ह है, 0 है, 0 नहीं भी लेकिन बराबर आना चाहिए, तो द्विघात समीकरण है, यानी ये हाँ लिखेंगे इसके लिए, ठीक है, वो द्विघात समीकरण ये हाँ। दूसरे वाले में आपको नजर आ रहा है कि अभी कोई घात नहीं है, लेकिन अगर हम इसे गौर से देखें तो कोष्टक को खोलेंगे तो इसमें इसका क्या मल्टीप्लाई गुणा हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण बनेगा। मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको, x² प्लस x और प्लस
वो बराबर 5। देखिए इससे तुलना करिए एक्स स्क्वायर आ गई, यहाँ भी द्विघात समीकरण। ठीक है, ये भी है। तीसरा वाला अगर देखें तो देखने में ये भी थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन हम इसकी भी कैलकुलेशन कर लें तो सरल तरीके से देखिए। इसको मैंने क्या काम किया, x/2 ये वाला पूरा हिस्सा उठा के इधर ले गया मैं, या फिर इसको ही इस दोनों से गुणा करा दें तब भी बन जाएगा। तो चलिए x/2 और +5 बराबर क्या था हमारा 1/x। इस x को बेटा उठाकर इन सबसे क्या कराएंगे, गुणा करा देंगे। ये इधर आएगी तो इधर करेंगे तो हो जाएगा x²/2 और प्लस क्या हो जाएगा 5x और बराबर क्या रह गया 1। ठीक, अब इसको हल करें तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसका इधर गुणा कराएंगे तो x² प्लस क्या हो जाएगा 10x और पूरे के बटे क्या आएगा 2 बराबर 1। अगर मैं ये 2 उधर ले जाऊँगा तो बनेगा x² + 10x और बराबर 2। देखिए तो क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण बन गया। अतः 1 2 3 तीनों हमारे द्विघात समीकरण है। तो ये द्विघात समीकरण की पहचान है आपकी, और इसे आप पहचानेंगे समझेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो हमारी है डॉक्टर मनोहर रे का जो गणित है हमारे पास, उसकी 4A एक्सरसाइज और NCERT के भी यही सवाल है, उसमें भी है। भले ही दोनों किताबें हमारे यहाँ चलती यूपी में, दोनों तरीके अलग अलग विद्यालय सब लोग चलाते हैं। तो NCERT की भी पहली जो प्रश्नावली है 4थे अध्याय की, उसमें 1 से लेकर के 9 तक, सवाल नंबर 1 से लेकर के 9 तक आपको केवल समीकरणों की पहचान दी गई है। तो आप सभी लोग 1 से लेकर 9 तक समीकरणों की पहचान देखेंगे कि द्विघात है या नहीं है, द्विघात है या नहीं है, द्विघात है या नहीं है। चलिए मैं एक सवाल आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर, उसी का प्रश्नावली चालू को प्रारंभ करके आपकी यहाँ से सवाल एक मैं ले रहा हूँ अभ्यास प्रश्नावली 4A। तो 4A में पहला ही सवाल चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, NCERT में भी यही सवाल, x+1 पहला सवाल है, x+1 का होल स्क्वायर बराबर आपका दिया 2x-3 ये दिया गया। अब आपको ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो करना क्या है बेटा, सबसे पहली बात यह है कि करना क्या है मुझे। यहाँ पर घात तो आपको दिखाई दे रही लेकिन पूरे के ऊपर है, ठीक, एकदम डायरेक्ट नहीं कह सकते, पूरा हल करके दिखाई। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ x+1 का होल स्क्वायर खोलूँगा, यानी आप जानते हैं फार्मूला a+b का होल स्क्वायर को मैं खोलूँगा तो क्या आता है a² + b² प्लस के 2ab, ऐसे भी लिख देते हैं या फिर ऐसे लिख दो a² + 2ab और प्लस b²। ठीक, जैसे अध्ययन की सुविधा जिसे बोलेंगे तो यहाँ पर x+1 है तो आएगा x² + 1² प्लस के 2x और बराबर यहाँ 2 का गुणा कराऊंगा तो 2x माइनस कितना हो जाएगा 6। कोष्टक के अंदर जब गुणा होगा तो 2x - 6। यहाँ ये वाला पक्षांतर कर लाइए तो x² + 1 प्लस का 2x और माइनस के 2x और प्लस के 6 बराबर 0 हो गया। पूरा पक्षांतर कर दिया, ये प्लस माइनस 2x खत्म हो जाएगा, इसमें एक जुड़ जाएगा तो x² प्लस कितना आ जाएगा 7 बराबर 0। ठीक, गौर से देखें, बिल्कुल ही आपका सही है। अब क्या है, अगर मैं इसकी तुलना किससे करूँगा, ax + b ax² + bx + c बराबर 0 से करूँगा तो x² इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जब x² आ रहा है तो क्या हमारा द्विघात समीकरण है, पूरा द्विघात समीकरण है। तो ये पहला सवाल द्विघात समीकरण है। इसी तरीके से बेटा आप 1 से लेकर 9 तक सवाल करेंगे, ठीक, यहाँ से तो ये आप जरूर करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं, आप पढ़ाई को अच्छे से करना चाहूँगा। मैं समस्त जो भी गार्जियंस, जो भी माता पिता हैं छात्रों के, उनसे भी निवेदन करूँगा कि आप इनका सहयोग करें, इन पर ध्यान रखें थोड़ा, क्योंकि एकदम विद्यालय के ऊपर या किसी भी कोचिंग या संस्थान के ऊपर रहकर आप बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा जिन पढ़ाई पे, कि बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ा, यह भी आपको देखना पड़ेगा। तो मेरा काम है रास्ता बताना, मैं बता रहा हूँ, आपका काम है इनको रास्ते पर चलाना, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो चलिए आगे अब जो है द्विघात समीकरण
कि ये तो व्यवस्था मैंने बता दी, आपको पहचान बता दी। अब मैं इसी अध्याय के अंतर्गत कुछ सवाल दिए गए हैं जिनमें हमें समीकरण बनाना सीखना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की यही होती है, समीकरण बनाना। यहाँ पे समीकरण बनाना, एनसीईआरटी का सिलेबस ऐसा है, उसमें प्रारंभ में ही सब कार्य प्रारंभ कर दिए जाते हैं, समीकरणों को भी बनवाया जाता है और वहाँ से कार्य भी प्रारंभ कर दिए जाते हैं। ठीक, तो निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। 10वां सवाल है, सवाल नंबर 10 मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों भी अपनी किताब में देख लें और बोर्ड पे भी लिखे जाना। दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। लिखा है, सवाल नंबर 10 है आपका। कैसे बनाएंगे समीकरण, ये आपको समझना है। दो सवाल में एक लिखे जा रहा हूँ, बाकी के आप किताब से दें। दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का, दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करने है, हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए क्या करना है बेटा, समीकरण बनाना है। तो पहले वाले वीडियो, अभी जो आज की कक्षा में प्रारंभ में मैंने समीकरण की पहचान बताई आपको। अब समीकरण बनाना बहुत ही बच्चों को कठिन लगता है, पहाड़ पे चढ़ने के बराबर लगता है। तो इसके लिए करना कुछ नहीं, जो भी शर्त दी उसे हम मानिए। इस सवाल को भी मैं बड़े गौर से पढ़ूंगा, आप भी सवाल को, ये बहुत ज़रूरी होता है कि ज़्यादातर उत्तर जो होते हैं प्रश्न में ही होते हैं, लेकिन प्रश्न को बड़े ही सावधानी से, बड़े आराम से पढ़ना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना चाहिए। ज़्यादा जल्दीबाजी ही हमारे लिए नुकसानदायक होती है। तो बड़े प्रश्न को आराम से पढ़िए। दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों, ठीक, का गुणनफल कितना है, 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। यानी दो कोई संख्याएं हैं जिनका गुणनफल कितना है, 306। दो संख्या, उनका गुणनफल कितना है, 306 है, तो वो हमें संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, क्या करनी है, वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए हल करेंगे हम। यहाँ से यहाँ प्रारंभ करें। बहुत गर्मी है, पसीना देख रहे हैं आप लोग, तो ध्यान दें, आप भी थोड़ी हमारे साथ मेहनत करें। माना धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्रमशः क्या मानेंगे, x, x+1 है। पहली संख्या हमेशा x और उसमें एक जोड़ेंगे तभी तो दूसरी संख्या बनती है। कोई भी क्रमांगत नंबर बोले, जैसे मैं कहूँ 20 से अगर क्रमांगत शुरू करिए तो 20 में एक जोड़ेंगे तभी तो 21 आएगा, फिर उसमें एक 21 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 22। तो क्रम बढ़ता चला जाएगा। तो संख्याएं भी ऐसे बढ़ती हैं। इसीलिए मैंने इसको क्या माना धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्रम से, पहली यह संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी, x+1। अगर तीसरी होती तो क्या होती है, x+2। यानी x के मान से एक मान सभी में बढ़ेगा, एक अपने से अगले। अगर इसके बाद अगली संख्या आनी होती x+1 के बाद तो क्या आती है, x+2। अगर अगली आती तो x+ क्या आती, 3, फिर क्या आती, x+4। इस क्रम में चलेंगे, एक एक मान सभी में बढ़ता जाएगा, तभी तो संख्याएं बढ़ेंगी। अगर गिनती कोई लिखे हम, एक था, एक के बाद 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा। अब यहाँ पर अगर सेपरेशन करूँ तो एक है, तो एक में एक जोड़ा गया तभी तो 2 हुआ। फिर जो 2 आया उसमें फिर एक जोड़ा गया तो क्या हुआ, 3। फिर आया उसमें एक जोड़ा गया तो क्या हुआ, 4। यानी हर बार, या फिर देख लें हम एक में ही 3 बार संख्या क्रम से एक में, अगर एक जोड़ा 2, फिर एक में एक फिर जोड़ा तो कितने हो गए। इस तरीके से भी समझ लें, अगर एक को ही लेकर चले तो एक में फिर कितने जोड़े, 2, फिर एक में कितने जोड़ेंगे, 3। फिर अगली संख्या अगर 5 बनानी तो एक में कितने जोड़ेंगे, 4। समझ रहे हैं। तो इसी तरीके से हम बीजगणित में भी क्या मानते हैं, यहाँ से x मानते हैं और x में एक जोड़ा तो पहली संख्या, ये वाली संख्या बन गई।
अगर इसमें हम 2 जोड़ेंगे अगली वाली में x, तो x काय के बराबर है, 1 के बराबर है। यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी, 3 संख्याएं बनेगी, 4 वैसे क्रम से संख्याएं बनती हैं। तो क्रमांगत का अर्थ है क्रम धन अंगत, जो क्रम से आ रहे हैं उन्हीं का नाम क्या है, क्रमांगत। तो हमारी संख्या ये हो गई। अब प्रश्न की शर्त क्या कहती है कि 2 पूर्णांकों का गुणनफल, प्रश्न की शर्त से। अब 2 पूर्णांकों का गुणनफल कितना है बेटा, 306। तो पूर्णांक हमने क्या माने, एक x माना धनात्मक और दूसरा क्या माना x + 1, इन दोनों गुणा, तो x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 306। इसका गुणा करा दीजिए तो x² + x बराबर क्या हो गया 306। ऐसा ही रहने दें, x² + x - 306 बराबर, ये बन गया आपका समीकरण। केवल समीकरण इन्होंने पूछा है, तो पहला समीकरण आपका क्लियर हो गया इस तरीके से। अब इसी प्रकार बेटा आप आगे के जो भी सवाल हैं वो करेंगे। इसमें 11 है, अभी मैं 1-2 और सवाल करा दे रहा हूँ, प्रश्नावली पूरी ख़त्म करके ही छोड़ूंगा। 11 सवाल है, 12 सवाल है और टोटल सवाल इसमें 13 सवाल हैं। तो ये मैंने सवाल नंबर आपका 10 करा दिया है। यहाँ से आगे के जो भी सवाल हैं वो मैं करा रहा हूँ, आप तब तक इसे उतार लें यहाँ से। ये वाला समीकरण आपका बन गया। अब इस समीकरण को हम हल करेंगे, तो हल करना, पहले मैं समीकरण को हल करना आपको बताऊंगा, उसके बाद इसे हल करेंगे। अभी केवल आप समीकरण बनाना सीख लीजिए, जो शर्त थी उसके अनुसार। तो ये आपने उतार लिया होगा, ठीक। इसी प्रकार के आगे जो भी सवाल हैं, अब 11, 12, 13 करें, नहीं आएंगे तो हम अगले वाली क्लास में आपको बताएंगे। तब तक आप जो भी आज जितना सिलेबस बताया उसको आप तैयार करिए और समझिए, और जहाँ तक हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें सभी लोग और सभी छात्र ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हम आगे से बढ़िया और अच्छा आपके लिए वीडियो उपलब्ध करा सकें। क्योंकि मोटिवेशन भी एक व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। बिना मोटिवेशन के कोई व्यक्ति एकदम तेज़ से आगे नहीं बढ़ सकता। अपनी कमियों को समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो उसे आपके द्वारा ही समझा जा सकता है। तो अगली कक्षा में हम विज्ञान की कक्षा भी प्रारंभ करेंगे बस, क्योंकि पीछे बच्चों की नीरसता के कारण हमने ये क्लासेस प्रारंभ नहीं की। अब विज्ञान की कक्षा भी आपको जल्दी प्राप्त हो जाएगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, मैथ स्टडी बाय शिवशंकर, और बाकी की जो भी प्रक्रिया है हमारे साथ करते रहें। आपका भविष्य उज्जवल होगा। वीडियो आराम से बार बार देखें। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।